नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई फोर्थ वीक की करंट अफेयर्स। ये टोटल करंट अफेयर्स होंगी 21 से लेके 28-29 जुलाई तक की। एसएससी सीजीएल प्लस स्टेट पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके, जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम जो आने वाले उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पीआईबी की समरी है, प्लस घटना चक्र की समरी है, और प्लस इसमें दैनिक जागरण की कुछ न्यूज है। राजकुमार जी ने बनाई है ये समरी। हर वीक हम लाते हैं आपके लिए समरी, टोटल वीकली समरी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, बिहार में टूट गया गठबंधन, ये महागठबंधन। देखिए, इतनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं कि महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां थी। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी, यानी कि लालू वाली पार्टी। बाकी तो पूरी दुनिया को पता है कि क्यों ये सब हुआ है, क्यों नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, क्यों वहां पे इतना, देखिए इतने ज्यादा वहां पे करप्ट है ये आरजेडी। और इनके साथ नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार काफी ईमानदार आदमी है और काफी ऑनेस्ट है। अब ये बात पॉलिटिकल है कि नीतीश कुमार को जो लालू के विरोधी हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर, वो कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिस्ट है ये। दूसरी बात है कि और भी कई सारी चीजें हैं, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, हम अपने जीके से मतलब रखेंगे। तो महागठबंधन में 3 पार्टियां हैं, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी। इसके बाद देखिए, रातों रात नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, रातों रात एनडीए का सपोर्ट मिल गया और ये फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर इनको, ये जो मुख्यमंत्री बने थे दूसरे दिन, ये छठी बार मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री ऑब्वियसली एनडीए से होंगे, सुशील कुमार जोशी, काफी दिनों से लगे हुए थे खैर रेस में। राज्यपाल जी हैं इस समय, ये बिहार के केसरी नाथ त्रिपाठी हैं ये। अब देखिए, बिहार में फिर से मतलब एक तरह से एनडीए की गवर्नमेंट, एनडीए कम से कम एनडीए, नहीं तो फिर एनडीए सपोर्टिंग गवर्नमेंट आ गई है। तो इसके बाद अब भाजपा ने, देश में 18 जगह भाजपा की गवर्नमेंट है, 8 में तो पूरी बहुमत से है, ठीक है। जैसे कि गुजरात हो गया, एमपी हो गया, ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पे पूरी बहुमत से भाजपा की सरकार है, और 10 में ऐसा है जहां पे सपोर्ट है। और अब जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बची है, 5 राज्यों में बची है, और उसमें से एक है पुडुचेरी। 5 राज्य और प्लस एक पुडुचेरी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, कर्नाटक में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, पंजाब में और पुडुचेरी में। तो सिर्फ 5 जगह बची है, और प्लस एक यूनियन टेरिटरीज में। बीजेपी या फिर एनडीए का लगभग ये जितनी जो रूलिंग है, काफी ज्यादा स्टेट में आ गई। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। एक्चुअली ये एक था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, 2015 में स्टार्ट किया गया था, उसी से रिलेटेड है ये। इसके तहत देखिए, पहले बात चल रही थी 70 सुपर कंप्यूटर बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें बोला गया है 50 सुपर कंप्यूटर बनाए जाएंगे। जो अभी लेटेस्ट न्यूज आई है, इसमें प्रोजेक्ट की लागत है 4500 करोड़ रुपए लगेंगे, 7 साल के लिए लगाए जाएंगे। 3 स्तरीय होगा ये प्रोजेक्ट। देखिए, 6 सुपर कंप्यूटर बनाने की योजना है। इसमें क्या किया जाएगा, धीरे धीरे मतलब डेवलप किया जाएगा। एक पहला स्टेज आएगी, फिर एक दूसरी स्टेज आएगी, फिर एक तीसरी स्टेज आएगी। पहले स्टेज में क्या है, 6 कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में से 3 तो डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिए जाएंगे, 3 के एक पार्ट ये असेंबल किए जाएंगे। फिर धीरे धीरे फिर इंडिया में असेंबली चालू होगी। सेकंड स्टेज में जो इंपॉर्टेंट सब असेंबलीज हैं वो इंडिया में बननी चालू होगी, और थर्ड स्टेज तक आके हम पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। ये है बेसिक बात इसमें। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो इस समय जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, 500 जो टॉप के सुपर कंप्यूटर हैं, उसमें से भारत के सिर्फ 9 हैं। तो ये थोड़ी सी मतलब अनडाइजेस्टेबल बात है कि इंडिया में इतना ज़्यादा अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं। हमारा जो बेंगलोर है, उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है एशिया के, और ये सब चीज़ें हैं। हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो नासा कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब अमेरिका में जितने भी सिलिकॉन वैली में ज़्यादातर इंडियंस हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने चालू किया नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। सुपर कंप्यूटर बनाए जाएंगे इसमें, ये आप याद रखिए। 50 बनाने टोटल, 4500 करोड़ 7 साल के लिए। अब भारत में सुपर कंप्यूटर मिशन शुरू किया गया था 1988 में, और इसके तहत परम सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर्स की इस समय जो नंबर है 25 है सिर्फ। नेक्स्ट है, इसमें देखिए एक रिपोर्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट तो ये आई थी, देखिए 2 रिपोर्ट है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है ये इंडिया की। एक तो जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है NFHS, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसकी 2015-16 की रिपोर्ट आई है। उसके हिसाब से जो ये चाइल्ड मैरिजेस होती हैं इंडिया में, उसमें बहुत कमी आई है। 2015-16 का अगर आप देखेंगे आंकड़ा, तो 18 साल से जो कम, देखिए इंडिया में लीगल एज है चाइल्ड गर्ल की मैरिज करने की 18 साल मिनिमम, और मेल की है 21 साल। अब लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि 18 साल से पहले ही शादी कर देते हैं, काफ़ी सारी समस्याएं हैं उसकी।
एनएफएचएस ने बोला है कि जो चाइल्ड मैरिजेज हैं ये काफ़ी कम हुई हैं, और अगर इस समय आप 20 से 24 साल की जो महिलाएं उनका सर्वे करेंगे तो 18 से कम साल वाली जो शादी की थी उनका 26.8% है, जबकि 2005-06 में परसेंट था 47.4। मतलब कि जो 18 साल से कम यानी कि जो चाइल्ड मैरिज है वो इंडिया में घटी है। अब दूसरी एक रिपोर्ट आई है, एक है ये रिपोर्ट इलिमिनेटिंग ये चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया, और इसको एक्शन एड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने प्रमोट किया था। इसमें बोला गया है कि दुनिया की जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उसमें से 75% के करीब इंडिया में ही होती हैं। तो ये बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आप याद रख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये फैक्ट वाली ये चीज़ है। फैक्ट क्या अगर आपको याद रखना हो तो ये आप याद रख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उसमें से 33% इंडिया में होती हैं। ये 75% नहीं, सॉरी, जो पूरी दुनिया में मतलब जितनी भी जो चाइल्ड मैरिजेज होती हैं, जो बाल विवाह होते हैं, उसमें से 33% इंडिया में होती हैं। और 75% में ये बोल रहा था, उसमें से 75% रूरल एरियाज़ में होती हैं और 25% होती हैं अर्बन एरियाज़ में। मतलब कि देखिए, चाइल्ड मैरिजेज के मामले में दो आंकड़े हैं। सबसे पहले सरकार का क्या आंकड़ा आया है कि जो नंबर है वो घटा है, पहले 47% होता था, अब ये 26% हो गया है। दूसरी एक प्राइवेट रिपोर्ट आई है एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिजेज इन इंडिया, उसमें बताया गया पहली बात तो दुनिया में जितनी भी चाइल्ड मैरिजेज होती हैं, बाल विवाह होते हैं, उसमें से 1/3 होता है भारत में, ठीक है। और 1/3 भारत में जो होता है उसमें से 75% होती है रूरल एरियाज में, 25% होती है अर्बन एरियाज में। और एक और फैक्ट आप याद रखिए कि करीबन इस समय भारत में 10 करोड़ गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी की मैरिज 18 साल से पहले हुई थी। दूसरी बात ये कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती है, वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। ये आप याद रख लीजिए, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, गर्व की बात नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है। नेक्स्ट है इसमें नौसेना विधेयक 2017 राज्यसभा से पारित हो गया है। इंग्लिश में नाम है इसका एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स बिल 2017। इसमें बेसिकली ये बात है कि कुछ बहुत पुराने कानून थे, 126 से लेके 177 साल पहले, वो 5 अलग अलग कानून थे। उन 5 अलग अलग एक्ट को खत्म करके एक नया एक्ट ला दिया गया है, सबको कंपाइल करके समराइज करके एक बना दिया गया है। तो इसको बोला गया है एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स बिल 2017। इसमें बेसिक फोकस किस पे किया गया है, जो भी समुद्री दावे होते हैं, क्लेम्स होते हैं, जो सी क्लेम्स होते हैं, प्लस जो समुद्री वैध अधिकार होते हैं, उनको प्राइमेसी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। और जो भी मालिक है, संचालक है, नाविक है, जो सी फेरर है, उन सबको भी प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें यह है कि देखिए, बेसिक बात यह है कि पुराने जो कानून थे उनको ये चेंज करके 5 को करके 1 ला दिया गया। दूसरी बात यह कि देश के जितने भी कोस्टल स्टेट हैं, बताइए कोस्टल स्टेट कितने हैं, मैं पूरा बता चुका हूँ कई बार। सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किस स्टेट की, ये भी बताइएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी देश में कोस्टल स्टेट हैं उनके जो हाई कोर्ट हैं उनको दे दिया गया है नौसेना के लिए न्याय करने का अधिकार, ये व्यवस्था की गई। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इसके अगर आप प्रावधान देखें तो जितने भी जो सी क्लेम्स है, समुद्री दावे हैं, उनके लिए न्याय करने का अधिकार ये मिल जाएगा हाई कोर्ट को। और उसमें एक उच्च न्यायालय से अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे में मामला ट्रांसफर करना है तो उसके भी प्रावधान है। प्लस इसमें गलत और अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के खिलाफ भी संरक्षण प्राप्त है। मार्च में किया जा चुका था ये लोकसभा से, और फिर फाइनली ये राज्यसभा से पारित हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए। देखिए नेक्स्ट है इसमें सेक्शन 498A आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा जो 498A है। देखिए आईपीसी जो 1860 में आया था उसको अमेंड किया गया था 1983 में, और इसलिए किया गया था दहेज जो दहेज उत्पीड़न से, दहेज से जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं उनको, उनके हस्बैंड को रोकने के लिए। और ये इसमें देखिए, इसमें ये बोला गया है आईपीसी जो सेक्शन 498A है, इसमें अगर इसके तहत कोई भी महिला रिपोर्ट दर्ज कराती है तो डायरेक्टली जो हस्बैंड है प्लस उसकी फैमिली को ये मतलब तुरंत इसको उनको उठा के बंद कर दिया जाएगा जेल में। पुलिस के पास पूरा ये राइट था अभी तक कि उनको डायरेक्टली आप बंद कर दोगे जेल में। और दूसरी बात ये कि गुनाह जो अगर उन्होंने किया है कि नहीं किया है ये उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, ये इस पे नहीं, आरोप लगाने वाले पे नहीं। जबकि जनरली क्या होता है कि जो आरोप लगाता है वो प्रूव करता है। लेकिन ये दहेज उत्पीड़न वाला जो सेक्शन 498A है, इसमें
जो अगर मान लीजिए पति पत्नी ने उसके खिलाफ, पति के खिलाफ कुछ शिकायत कर दी, तो उनके और उनके घर वालों को बंद कर देंगे डायरेक्टली पुलिस वाले। और वो भी वो बात है कि ये नॉन बेलेबल वारंट होता है, बेल भी नहीं मिलती इसमें, अभी तक ये होता था। ठीक है। और इसमें जो गुनाह प्रूव करना है कि वो इनोसेंट है कि नहीं है, ये पति और उनके फैमिली को करना है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला था। इसमें एक्चुअली क्या होता कि देखिए, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिया गया था, वुमेन के डिफेंस के लिए दिया गया था, लेकिन कई सारी महिलाओं ने क्या करना चालू किया कि इसको अपना वेपन बना लिया, और पति पत्नी में कभी लड़ाई हुई तो डायरेक्टली उन्होंने सेक्शन 498 ए लगा दिया। इसीलिए बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज हुआ है। और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, गाइडलाइंस दी हैं कि अब आप 498 ए के तहत अगर कोई मुकदमा होगा तो डायरेक्टली गिरफ्तारी नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में। उसमें सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, वो चेक करेंगे, पति पत्नी दोनों से मिलेंगे, दोनों की फैमिलीज से मिलेंगे। फिर अगर उनको लगा कि हाँ उसकी गलती है हस्बैंड की, तभी जाके गिरफ्तारी होगी। और दूसरी बात, गिरफ्तारी के लिए भी ऐसे नहीं कि कोई भी सिपाही या फिर कोई भी जाके उनको गिरफ्तारी कर ले, उसके लिए एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर होगा। ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये, मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया था। ये इसलिए भी आया क्योंकि एक एनसीआरबी का अगर आप डेटा देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो उसमें जितने भी जो इस सेक्शन के तहत मुकदमे हुए थे, उसमें सिर्फ 14.4% कन्विक्शन रेट है। मतलब सिर्फ 14% लोगों को सजा हुई थी, मतलब बाकी मुकदमे झूठे थे। तो ये चीज़ है इसमें, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक है 2017, ये पारित कर दिया गया है। देखिए, लोकसभा ने कर दिया था इसको पारित, और ये लोकसभा ने पारित किया है अभी 21 जुलाई को, अभी राज्यसभा ने भी कर दिया है। इसमें बेसिकली ये है कि देखिए, आरटीआई जो एक्ट आया था, आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, 2010 में फाइनली इम्प्लीमेंट हुआ था ये। उसमें प्राइमरी एजुकेशन, जैसे इसमें क्या है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो गया है 6 से 14 साल तक। अभी इसीलिए जो शिक्षा मित्र वाला बवाल भी चल रहा है, उसमें 2009 में ये कर दिया गया कि जो भी प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए, मतलब जो फंडामेंटल राइट के लिए रखे गए हैं, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, जब तक वो नहीं करेंगे पूरी, तब तक वो नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो शिक्षा मित्र हैं वो 2010 के बाद यहाँ यूपी की बीएसपी ने और एसपी गवर्नमेंट ने बिना किसी मतलब रूल के, जो ये फंडामेंटल राइट में रूल्स दिए गए हैं, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में दिए गए हैं, उन सब रूलों को तोड़ मरोड़ के डायरेक्टली उन शिक्षा मित्रों को असिस्टेंट टीचर बना दिया था। तो इसीलिए वो आया है कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन करो, आपको टीटी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो वो तो अलग न्यूज़ है। इसमें यह है कि जो भी शिक्षक हैं उनको अपॉइंट किया गया है। अभी तक उनको बोला गया था कि आप अपनी जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 31 मार्च 2015 तक कर लो, लेकिन अभी नहीं, ये लोग कुछ लोग नहीं कर पाए, तो इसलिए अब इसको बढ़ा के 31 मार्च 2019 तक कर दिया है। तो अगले 2 साल और मिल गए हैं इन जो शिक्षक हैं अभी, उनको अपनी जो भी रिक्वायर्ड डिग्री है वो पूरी करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी लानी पड़ेगी। और रिक्वायर्ड डिग्री क्या है, देखिए अगर आप देखें तो ये स्कूल में मैंडेटरी है कि अगर ये, एक तो पहली बात तो ये कि या तो BEIL और ED होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या तो, और या फिर होना चाहिए डिप्लोमा इन ये एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये डिग्रीज होनी चाहिए, तभी जाके वो टीचर बन पाएंगे परमानेंट। नेक्स्ट है इसमें 27 जुलाई 2017 को जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम सर, उनकी पुण्यतिथि थी, और उस दिन ये रामेश्वरम में उनके नाम पे एक स्मारक का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया, और एक ट्रेन चलाई गई श्रद्धा सेतु, अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक। कई जगह लिखा है फैजाबाद, लेकिन फाइनली आप देखेंगे तो अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक है ये ट्रेन। नेक्स्ट है इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि स्कूल कॉलेजेस में राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम का गाना अनिवार्य होगा, गाना जरूर चाहिए। कोर्ट ने ये निर्णय दिया है 25 जुलाई को। तमिलनाडु के लिए बोला है ये, तमिलनाडु के जितने भी स्कूल हैं, गवर्नमेंट जो हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कम से कम वीक में 1 दिन तो आपको वहाँ पे गायन कराना पड़ेगा वंदे मातरम का। और कोर्ट ने बोला है कि आप सोमवार या शुक्रवार का दिन निर्धारित करिए, ऐसा निर्देश दिया गया है। क्योंकि वंदे मातरम बड़ा डिस्प्यूटेड है, कुछ MP कहते हैं कि आप हमारी जान ले लो लेकिन हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वंदे मातरम में ऐसा क्या है जो बोलने में लोग इतना तक कह रहे हैं कि हम जान दे देंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अब देखिए, ये पिटीशन एक डाली थी, एक, उनका नाम खैर जरूरी नहीं है,
इसलिए डाला गया था कि एक कोई एस्पिरेंट थे, उनको किसी एक परीक्षा में ये आया था क्वेश्चन कि वंदे मातरम ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो उन्होंने बंगाली लिखा। और फिर एक और परीक्षा में तब बंगाली में 1 नंबर मिले थे उनको, और फिर एक और परीक्षा में ये बोला गया कि वो संस्कृत का है। तो ये कोर्ट से डिसाइड करने को कहा गया था कि आप ये डिसाइड करो कि वंदे मातरम एक्चुअली किस लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखा गया था, किस भाषा में ओरिजिनली लिखा गया था। तो अब ये कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वंदे मातरम को ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था और फाइनली इसको ट्रांसलेट कर दिया गया संस्कृत में। तो ये आप लोग रट लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वंदे मातरम को ओरिजिनली बंगाली लैंग्वेज में किया गया था, बाद में संस्कृत में कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना है, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने चालू की है। जो भी ब्लॉक है डेवलपमेंट में पीछे रह गए हैं उनको अलग से बजट दिया जाएगा, और उन ऐसे 20 जो ब्लॉक्स हैं उनको शामिल किया गया कि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है इसमें म्यारा गांव जगमग गांव, ये हरियाणा सरकार ने चालू की है। गांव को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। नेक्स्ट है इसमें एक नक्षत्र नाम का ये एरोस्टेट है। एरोस्टेट का मतलब होता है हॉट एयर बैलून होता है ये, और ये अनपावर्ड बैलून होता है, ये आप याद रख सकते हैं। इसमें सीमा की निगरानी के लिए बनाया गया है एरोस्टेट। इस पर काम कर रहा था कौन, ADRDE, और ये प्रोजेक्ट अभी बंद कर दिया गया, आगरा में कर रहा था ये काम। तो ये आप याद रख सकते हैं, नक्षत्र काफ़ी दिनों से इस पे काम चल रहा था, ये नक्षत्र पे, और ये प्रोजेक्ट अभी बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें 5वां साइबर स्पेस, ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस, 5वां ये होगा दिल्ली में। वेन्यू इंपॉर्टेंट है इसका, और नवंबर में होगा इस बार। मेन इसका थीम क्या है, साइबर फॉर ऑल एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस है ये। और GCCC साइबर स्पेस, ये जितने भी इससे रिलेटेड जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। नेक्स्ट है पाइका रिवोल्ट का, अगर आप देखें तो देखिए पाइका रिवोल्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1857 से पहले हुआ था, 1817 में हुआ था, जब 40 साल पहले, आप समझ लीजिए। उड़ीसा गवर्नमेंट की डिमांड है कि इसको इंडिया का पहला नेशनल रिवोल्ट माना जाए। पहला जो ये जैसे अभी बोलते हैं 1857 को पहला ये रिवोल्ट था ये इंडिया का, तो ये अब इसको बोला जा रहा है कि इसको पहला फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस माना जाए। तो ये डिमांड है उड़ीसा गवर्नमेंट की, हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने मानी नहीं। उड़ीसा ने वहाँ पे बिल भी लाया था। इंडिया में मानते हैं कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, वो मानते हैं 1857 को, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट बोल रही पाइका विद्रोह को मानो ये, क्योंकि 1817 में हुआ था और अभी उसकी 200वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इसके लीड किसने किया था, बख्शी जंग बहादुर विद्याधर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सुखविंदर सिंह सरकारिया की कमेटी बनाई गई है, पंजाब सरकार ने बनाई है। जो भी किसान की आत्महत्याएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड बनाई गई है। जो किसान की आत्महत्या के कारण है कि उसको लोन नहीं चुका पा रहा है, मनी लेंडर परेशान कर रहे हैं, खाद का दाम ज़्यादा हो गया, ये जितनी भी सब चीज़ें हैं इन सब का पता लगाएगी और सुझाव देगी सुखविंदर सिंह सरकारिया कमेटी। नेक्स्ट है इसमें ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। अपातानी करके ट्राइब मनाती है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये। ड्री त्यौहार है, इसमें देखिए तामू, मेडवर, दानी, मेपिन और मेटी प्रमुख देवता की पूजा की जाती है। अपातानी जो ट्राइब है ये सुबनसिरी जिले में पाई जाती है। अपातानी जो ट्राइब है इनके प्रमुख त्यौहार कौन है, ड्री, यापुंग, मियोको, मुरुंग। और आप अगर देखें झारखंड, फिर नेक्स्ट है इसमें, तो ड्री त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में अपातानी ट्राइब मनाती है। नेक्स्ट है इसमें झारखंड ने भी प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन अभियान प्रारंभ कर दिया है। 1 अगस्त 2017 से स्टार्ट हो गया है। डिजिटल अवेयरनेस को, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बेसिक बात यह है कि हर घर से एक डिजिटली लिटरेट आदमी होना चाहिए, उसको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसको ऐप चलाना आना चाहिए, जो बेसिक डिजिटल के होते हैं साधन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसे कैसे लेने, ये सब चीज़ें। इसी के लिए PMGDISA भी चलाया गया था। कुछ मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं, आरंभ किया गया है। भारत के जो रूरल एरियाज हैं उसमें सड़कों के रखरखाव के लिए G-RIDE किया गया है। ये किस लिए गया है, जो IT और सॉफ्टवेयर के प्रोफेशनल्स हैं उनको डिजिटल राइट शेयरिंग के लिए, मतलब ऐसी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो आपस में शेयर करके चलिए, कम से कम प्रदूषण करिए, उसी के लिए है ये। तो G-RIDE क्या है, ये सवारी शेयरिंग ऐप है, डिजिटल राइड साझा मंच है, और वाहनों के उपयोग को अधिक से अधिक कम करना है। जो हमारा पेरिस क्लाइमेट डील का जो हमारा कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए केरल गवर्नमेंट का एक प्रयास है। सागरवाणी ये एक ऐप है, केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया है। मेन चीज़ है जो भी समुद्र में सामुद्रिक गतिविधियां होंगी, ओशियन में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, उससे संबंधित सभी जानकारी मछुआरों को और अन्य संबंधित लोगों को
प्राप्त की को ये अवेलेबल कराई जाएगी सागरवाणी के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें इंडिया क्वेक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भूकंप के मापदंडों के विस्तार के लिए की है। भूकंप आने के बाद ये ऑटोमेटिक रूप से भूकंप का पूरा स्थान और सब कुछ बताएगा। नेक्स्ट है इसमें माझी कन्या भाग्यश्री योजना, ये प्रारंभ होगी कहाँ पे, महाराष्ट्र में होगी। इसमें बेसिक बात ये है कि लड़कियों की जो ये बर्थ रेट है उनको बढ़ाने के लिए, प्लस जो लिंग परीक्षण होते हैं ये सब चीज़ें होती हैं इन सबको रोकने के लिए, और प्लस शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए, मतलब कि एक तरह से गर्ल्स एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम है ये। क्या नाम है इसका, माझी कन्या भाग्यश्री योजना। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि माझी कन्या भाग्यश्री योजना कहाँ स्टार्ट हुई, महाराष्ट्र में। किससे रिलेटेड है, गर्ल्स एम्पावरमेंट के रिलेटेड, गर्ल्स के सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए है ये। रेडियो प्रसारण के 90 साल हो गए हैं। कब स्टार्ट हुआ था, 1927 में हुआ था ये। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं, मुंबई से स्टार्ट हुआ था ये। नेक्स्ट है इसमें ट्रिटिकल क्या है, ये गेहूं की नई प्रजाति है, राई और गेहूं की क्रॉस वेराइटी है ये, और ये बेसिकली डायबिटीज और हृदय रोग से बचाएगी। ट्रिटिकल विकसित किसने की है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट ट्रिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए आप डालिएगा इसको। ट्रिटिकल क्या है, ये गेहूं प्लस राई को क्रॉस ब्रीड किया गया है, उससे गेहूं की नई प्रजाति बनाई गई है। डायबिटीज और हार्ट पेशेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें 31 सदस्यीय संसदीय समिति की सिफारिश आई है, और इसमें बोला गया है, देखिए 31 मेंबर की कमेटी थी, इसको लीड किया था मुकुल रॉय ने, और इसमें बोला गया है जो इंडिया में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, अभी तो 13 हो गए हैं, 13वें का नाम बताइए आप, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था आपको। उसके 100 किलोमीटर के दायरे में कोई नया बंदरगाह नहीं बनाया जाएगा, और जो जितने भी छोटे बंदरगाह हैं बड़े और प्रमुख बंदरगाहों के लाभांश पर कब्जा जमाते रहें, इसलिए। तो मतलब अगर कोई बड़ा बंदरगाह है जो बड़े मेजर पोर्ट हैं, उसके आसपास छोटे छोटे नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट थोड़ा शेयर हो जाता है, तो इसलिए इनको घाटा होने लगता है, इसलिए बताई थी। मुकुल रॉय कमेटी किससे रिलेटेड है, पोर्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी के असर पर नजर रखने के लिए प्रदीप कुमार सिन्हा जो कि कैबिनेट सचिव, उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है एसबीआई ने घर खरीदारों की मदद के लिए एक वेबसाइट की है, एसबीआई रियलिटी लॉन्च की है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में रक्षा उत्पादन विभाग और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में एक समझौता हुआ है, उसमें ऑपरेशन के ये जो राजस्व निर्यात का लक्ष्य कितना हो गया है, 28% हो गया है। नेक्स्ट है इसमें सीमेंस इंडिया ने भारत में शोकेस डिजिटल कम वोल्टेज स्विच गियर फैक्ट्री का निर्माण कहाँ पे करेगा, कलवा में करेंगे। नेक्स्ट है ओडीएफ जो कलेक्टर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये किस मंत्रालय ने किया है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ड्रिंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाला, और ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी में किया गया है, जहाँ पे आईएएस की और ये जितने भी यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट है इसमें भारत में लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में अच्छे प्रतिकृति प्रथाओं तथा ये नवाचार पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया, इंदौर में किया गया, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है इसमें चाय बैग में स्टेपलर पिन नहीं होगा, जो टी बैग्स होते हैं उसमें जनरली आपने देखा होगा ऊपर के साइड में स्टेपलर पिन होता है, उसमें रस्ट वस्ट लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हेल्थ के लिए नुकसान हो सकती हैं, तो ये बैन लगा दिया किसने, FSSAI ने। 1 जनवरी 2018 से बैन लगेगा ये। नेक्स्ट है इसमें रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने भारतीय नेवी के लिए लॉन्च किया गया 2 नौसैनिक अपतटीय गश्ती जहाजों के नाम है शची और श्रुति। नेक्स्ट है इसमें पीके सिन्हा की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल पैनल बनाया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण के लिए चयन समिति गठित की गई है। फिर नेक्स्ट है नीति आयोग के हिसाब से अगर इंडिया की ग्रोथ रेट देखेंगे 7.5% है होने वाली इस बार। फिर पीएम ने गुजरात में बाढ़ जो आई काफ़ी ज़्यादा, गुजरात जैसी जगह में भी बताइए, जब वहाँ जहाँ पे पानी की कमी होती है गुजरात और राजस्थान में इस समय, बाढ़ के लिए 500 करोड़ दिए हैं। नेक्स्ट है इसमें किस अभिनेत्री की मोम की प्रतिमा मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थापित की जाएगी, मधुबाला की जाएगी। 1960 की जो फिल्म थी मुगले आजम, अनारकली से काफ़ी फेमस है मधुबाला। नेक्स्ट है इसमें ये जो नवगठित है ये आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी पहली बैठक होगी इसमें, और अध्यक्षता किसने की, राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 75 जो इंडिया का प्रोजेक्ट है, उसके तहत इंडिया ने कितने देशों से समझौता किया है, समुद्री सुरक्षा के लिए ये 6 देशों से समझौता किया। ये बताइए प्रोजेक्ट 75 है किससे रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन ये आ चुका है, मैंने पहले कई बार बताया आपको।
नेक्स्ट है इसमें इंडियन जो आईआरसीटीसी की साइट है उसने कितने स्टेशनों पर 1100 वाटर वेंडिंग मशीन लगाने का निर्णय लिया, 450। नेक्स्ट है 6 अत्याधुनिक परिवहन प्रणालियों की मंजूरी प्रदान की किसने, नीति आयोग ने। ये आप याद रख सकते हैं, परिवहन व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है देखिए इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट में स्वर्ण बॉन्ड जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलाई थी उसमें अभी तक पर पर्सन कितना था ये इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, ये आधा किलो था, 500 ग्राम था, अब 4 किलो कर दिया है। नेक्स्ट है एनएससी यानी कि जो निफ्टी ने अभी 10,000 का लेवल छुआ था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी एनएससी, और 25 जुलाई को छुआ था 2017 का, ये अभी तक का वर्ल्ड लाइफ टाइम हाईएस्ट है ये। फिर हाई एल्टीट्यूड फिजिक्स क्लाउड ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित होगी, केरल में होगी। देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ है कुछ इंपॉर्टेंट, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 टॉप 500 की लिस्ट आ गई है, उसमें से इंडिया में सिर्फ 7 कंपनी है इंडिया की, 500 में से 40% एशियाई कंपनी है, ज़्यादातर चाइना की हैं। और कंपनियों को पिछले साल में जो भी रिवेन्यू कलेक्ट हुआ था उसके आधार पर इस सूची में स्थान दिया गया है। तो नंबर 1 तो वॉलमार्ट है अमेरिका की, नंबर 2, 3, 4 पे चाइना की हैं। सबसे ज़्यादा कंपनियां जो टॉप 500 फॉर्च्यून में रिवेन्यू के हिसाब से अमेरिका की हैं 132 कंपनियां, चीन की 109, जापान की है 51, इंडिया की सिर्फ 7 है। और इसमें इंडिया की जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वो 161 नंबर पे है, इंडिया की तरफ से हाईएस्ट है ये। अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं एशिया की 197, फिर उत्तरी अमेरिका की 145 है, फिर यूरोप है और फिर है बाकी। देखिए जो इंडिया की 7 कंपनी है उसमें से 7 में से 4 तो पब्लिक सेक्टर की हैं ये, और ये इसमें ओवरऑल तो आईओसीएल है और रिलायंस है प्राइवेट में नंबर 1। उसके बाद ये टाटा मोटर्स भी इस बार इंक्लूड हुई है और राजेश एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूड हुई है। तो ये 7 कंपनियां हैं जो कि टॉप 500 फॉर्च्यून की लिस्ट में शामिल हुई इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट है इसमें यूएसएस गेराल्ड R4 CVN 78। देखिए ये विश्व का सबसे लंबा विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब। मेन बात यह है कि अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे गिराल्ड फोर्ड, उनके नाम पे सीरीज चलाई गई है और ये इस श्रेणी का पहला है, जबकि दूसरा आएगा जॉन एफ कैनेडी के नाम पे। तो ये जो है यूएसएस जेराल्ड ऑफ और फोर्ड CVN 78। देखिए इंडिया अब अमेरिका का है ये, और ये न्यूक्लियर पावर्ड है। इसका नामकरण किया गया 38 जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड। अब देखिए अमेरिका में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनकी टोटल नंबर कितना हो गया, 11, और इंडिया के पास एक्टिव अगर आप देखें तो सिर्फ एक है, INS विक्रमादित्य। ये सिर्फ इकलौता एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का। नेक्स्ट है किलो पावर योजना, किससे रिलेटेड है, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी ये प्रोड्यूस करेंगे स्पेस में। मंगल ग्रह पर ये परमाणु बिजली घर से एनर्जी करेंगे। मंगल ग्रह पर ये भी बात चल रही है कि लोगों को बसाएंगे, तो उन्हीं के लिए इलेक्ट्रिसिटी के साधन ये जुटा रहे हैं नासा। बहुत बड़े बड़े इंडिया में चीज़ें हो रही हैं, पूरी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं। अपनी धरती को तो बचा नहीं पा रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ मार्स में बचाने, वहाँ पे बसाने जा रहे हैं। नई वो इतनी दूर है, मुझे तो ये लगता है कि कभी कभी कि ऐसे मत। और पता है एक ये बात है कि 1.5 लाख लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये जाने के लिए सहमति जताई है पूरी दुनिया से। यार अगर पहली बात तो ये कि आप लोग वहाँ तक चले गए, मान लीजिए पहली बात तो यही कि बीच में कहीं खो जाओगे। अगर चले भी गए तो वहाँ पे कैसे जियोगे, कैसे सब कुछ होगा, कैसे, मतलब पूरी दुनिया ही अलग हो जाएगी, वो कोई है ही नहीं वहाँ पे। फिर भी चलिए चलता रहता है ये सब चीज़ें, उसका परीक्षण कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें डार्ट हैक करके, ये एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड से रिलेटेड है, पहला मिशन है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है ये, नासा ने इस पर भी काम कर रहा है। और ये मिशन जो भी अर्थ के निकट जितने भी क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉयड होता है होंगे उनको अपने पास से हटा देगा, मतलब डायरेक्ट वो पृथ्वी पे ना ये स्ट्राइक कर दें, पृथ्वी पे ना कोलाइड कर जाएं इसलिए। नेक्स्ट है इसमें दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, जिसको पूरा चाइना अपना बोलता है 9 डैश लाइन के तहत, उसमें अभी एक ये मॉडर्न ये सिनेमा हॉल थिएटर खोला गया है, चीन ने खोला है योंगशिम द्वीप पे। और इसमें जो यहाँ के चीन के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, उनका बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है और इसका नाम रखा गया शांसा यिनलान सिनेमा करके। पहला शो भी चलाया गया द इटर्निटी ऑफ जियालो युलू। तो शांशा क्या है, ये दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपना नया शहर खोला था, उसी में अभी नया ये सिनेमाघर बनाया है। नेक्स्ट है इसमें हाई विंड है, विश्व की पहली तैरती पवन चक्की, यानी कि वर्ल्ड की फर्स्ट
फुल स्केल फ्लोटिंग विंड फार्म। ये कहाँ पे बनाई जा रही है? स्कॉटलैंड में बनाई जा रही है। और ये जो फार्म है ये समुद्र में बनाया जा रहा है, जहाँ पे कई सारी विंडमिल लगाई जाएंगी। ये पहली बात तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, प्लस ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। 20,000 घरों को बिजली मिलेगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विंड एनर्जी प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है विंड एनर्जी प्रोडक्शन? नंबर 1 पे है चाइना, ठीक है। और इंडिया में अगर आप बात करें तो इंडिया में करीबन 32 गीगावाट की विंड एनर्जी की कैपेसिटी है। सबसे ज़्यादा जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो है तमिलनाडु स्टेट, 7,000 के करीब है इसकी। फिर नेक्स्ट है इसमें WHO की एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2017 रिपोर्ट। उसमें बोला गया है कि तंबाकू को कंट्रोल करने में, टोबैको को कंट्रोल करने में इंडिया वर्ल्ड लीडर बना है। इंडिया में पिछले 7 सालों में जो टोबैको कंज्यूमर्स हैं उनकी जो संख्या है 34.6% से घट के 28.6% आ गई है। 6% कमी हुई टोटल। तो WHO की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में, सॉरी ये पूरी दुनिया भर में टोबैको रिलेटेड डेथ होती है 70 लाख। इंडिया ने काफ़ी कंट्रोल किया है। अब देखिए कंट्रोल इसीलिए किया है क्योंकि ज़्यादातर टैक्स बढ़ा दिया गया है। हर साल जो बजट आता है उसमें जो ये टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैक्स बढ़ाते हैं। दूसरी बात, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सिगरेट का पैकेट अगर आपने देखा हो उसमें 60-70% एरिया में वो सब बना रहता है, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनका ये सब चीज़ें। तो कुछ लोग उसको देख के ही इसलिए छोड़ देते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से और इसीलिए टोबैको कंट्रोल हुआ है। इंडिया को वर्ल्ड लीडर माना गया है। नेक्स्ट है इसमें देखिए पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल व्हीकल को बैन करने वाला पहला कंट्री कौन था? फ्रांस था। और सेकंड कंट्री कौन सा हो गया? ब्रिटेन हो गया है। यहाँ की कंपनियां 2000, ये देखिए फ्रांस 2040 के बाद पेट्रोल डीजल की व्हीकल नहीं बेचेगा। ये और भी कई सारे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, हाइड्रोजन व्हीकल पे, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, हाइब्रिड व्हीकल पे, एलगी वाले व्हीकल पे, पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं तो चल रही पूरी दुनिया भर में। नेक्स्ट है इसमें कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक लचीला और मजबूत कृत्रिम रेशम तैयार किया है, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। इसमें 98% वाटर है, हाइड्रोजेल पदार्थ है ये बना है, 2% है हाइड्रोजन, सिलिका और सेलुलोज से बना है। नेक्स्ट है इसमें सौर ऊर्जा संचालित वातानुकूलित बेड, यानी कि सोलर एनर्जी पावर्ड AC बेड किसने किया है? UAE ने किया है। ये आप जरूर याद रखिए। किसने किया है? एराइज इंटरनेशनल मैरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट है और प्लस एराइज इंटरनेशनल इंटीरियर्स ने मिलके। नेक्स्ट है इसमें देखिए वर्ल्ड का सबसे पुराना इमोजी, जो आपने देखा होगा ऐसे करके कई सारे सिंबल आपको बने रहते हैं ये फोन वोन में, इमोजी जिसको बोलते हैं। ये अभी ऐसा नहीं, हम लोग मानते हैं कि सब अभी हुआ है, अभी आया ये सब दुनिया। ये बहुत पुरानी समय से है। जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत हमारे इन सब में भी बाप थे। और 3700 साल पहले ये पाया गया है इमोजी, वर्ल्ड का सबसे पहला तुर्की में पाया गया है। पत्थरों में ये मिला हो, खुदा हुआ है, मिला है। ये तुर्की का एक शहर है कारकेमिश, वहाँ पे खुदाई के दौरान मिला है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आज ही डेवलप हुई है। जो पुरानी बातें होती हैं कि पुराने समय में भी काफ़ी सारी साइंस डेवलप थी, तो वो तब भी थी। नेक्स्ट है सुंदर पिचाई को अल्फ़ाबेट जो कंपनी है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसका डायरेक्टर नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बीजिंग में हुई थी। नेक्स्ट है इसमें इटली ने एक कानून रेटिफाई किया है, उसमें यह कि टॉर्चर को एक क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। टॉर्चर को आप सजा देंगे, टॉर्चर होगी तो यानी कि यातना को अपराधीकरण की सूची में डाल दिया गया है। खैर ऐसा कुछ होगा तो नहीं, ये टॉर्चर तो हो गई लोगों का। नेक्स्ट है इसमें सौर ऊर्जा से संचालित ये तो अभी मैं बता चुका हूँ, UAE है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने मिलके, वर्ल्ड बैंक और IMF से निर्भरता यानी कि इस पर डिपेंडेंसी से मुक्त होने की घोषणा किसने की? बोलीविया ने। तो ये आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने अभी वर्ल्ड बैंक और IMF से की डिपेंडेंसी से मुक्त होने की घोषणा की? बोलीविया ने। पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है, नवाज शरीफ को उन्होंने करप्ट घोषित कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया है ये प्रधानमंत्री पद से। ये पाकिस्तान में वैसे तो आर्मी चलाती है सब कुछ, अब इस बार आर्मी डायरेक्टली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनसे नहीं सामना कर पा रही है। तो एक तरह से जुडिशियल कू है ये, कू डी का जो होता है वही वाला जुडिशियल कू है। मतलब आर्मी, जुडिशियल तो फेज है लेकिन आर्मी का है ये सब किया धरा। बाकी पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सब कुछ आर्मी के इशारे पे होता है। इवन वो जो टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी में भी यूज़ करते हैं, सब कुछ आर्मी स्पॉन्सर्ड होता है। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनके खिलाफ जाने की कोशिश करती है
उनको किसी ना किसी तरह वो लोग कू करा के या जुडिशियल के पीछे बैकअप करके किसी ना किसी तरह उनको हटा देते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये पनामा गेट मामले के कारण हुआ है ये सब नवाज शरीफ का। इसका एक मैंने फनी वाइन बनाया है, उसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है इसमें अक्सा मस्जिद, ये किस देश में? इसराइल में है। इसराइल में है और इसमें देखिए ये थोड़े दिन पहले अटैक हुआ था तो इनको बंद कर दिया गया था, फ्राइडे के लिए बंद किया गया था, सैटरडे संडे को खोल दी थी। और कई सारे इसमें फिर ये मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिए सिक्योरिटी चेकअप के लिए, इसीलिए वहाँ के जो फलस्तीनी काफ़ी विरोध कर रहे हैं। और यूएई और जॉर्डन ने बोला है कि इस मस्जिद को फिर से खोल दो, तो इसलिए चर्चा में है ये अल अक्सा मस्जिद। ये कहाँ पे है? इसराइल में। मेढक की 3 नई प्रजातियाँ अमेरिका ने खोजी हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए वर्ल्ड की जो डीपेस्ट सबवे स्टेशन है वो चाइना ने अभी बना रहा है। 94 मीटर है ये अंडरग्राउंड, जमीन से 94 मीटर नीचे। इससे पहले भी चाइना में था, 60 मीटर नीचे मेट्रो स्टेशन था, ये होंग तुडी मेट्रो स्टेशन था। अब बना रहा है 94 ये मीटर नीचे। नेक्स्ट रेमन मैग्सेसे, जिसको कि एशिया का नोबेल बोलते हैं, वो घोषित कर दिया गया है। ये याकी इशिजावा, इन्होंने एक ही नाम लिखा है, कई सारी कैटेगरीज में मिलता है एक्चुअली। और इनको मिला था किस लिए? कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट मंदिर है उसको बचाने के लिए। वैसे तो कई सारे लोग हैं, एक गेत्सी शानमुगन करके मिला है, श्रीलंका की हैं। योशाकी इजावा, ये अभी बताया है, जापान के हैं। लिलिया डिलीमा, इनको फिलीपींस के, इनका मिला है। अब्दुल नबामन इंडोनेशिया के हैं। टोनी टाई सिंगापुर के हैं। और ये फिलीपींस के एजुकेशनल थिएटर एसोसिएशन फिलीपींस को मिला है। कुछ स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है। आईसीसी का जो वुमेंस वर्ल्ड कप था 2017 का, इंडिया नहीं जीत पाई फाइनल में इंग्लैंड से हार गई थी। और ये 11वां था, अभी तक इंडिया ने एक भी नहीं जीता है वुमेन वर्ल्ड कप, जबकि इंडिया 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी है मेन वाले। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी मेन में भी और वुमेन में भी। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फाइनल खेला गया था इनका, ये लॉर्ड्स में खेला गया था। 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। लॉर्ड्स में घंटी बजाकर विश्व कप में फाइनल मैच की शुरुआत करने वाली जो महिला क्रिकेट की सबसे उम्र दराज जो खिलाड़ी हैं, सबसे इस समय सीनियर खिलाड़ी हैं, उनका नाम एलिम वेलान नहीं है, ये इंग्लैंड की है। ये इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेटर है, एलिन ऐश करके नाम है, 106 साल की है ये राजकुमार जी ने शायद ये मिसप्रिंट हो गया है उनसे। तो एलिन ऐश नाम है उनका। विजेता बना कौन? इंग्लैंड बना है 4थी बार, इंडिया को हरा दिया। कप्तान थी इधर नाइट मिताली राज इंडिया की तरफ से। मिताली राज 2 वर्ल्ड कप में इंडिया का पार्टिसिपेट कर चुकी है इंडिया की तरफ से, कैप्टन, एज ए कैप्टन। फिर पुरस्कार में मिला है प्लेयर ऑफ द सीरीज टैमी ब्यूमोंट को, इंग्लैंड की को। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला अन्या सोले को, इंग्लैंड की। सबसे ज़्यादा विकेट लिए डैन वैन नीकर्क ने, और सबसे ज़्यादा रन बनाया टैमी ब्यूमोंट ने। एक नाम याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा रन और सबसे जो प्लेयर ऑफ द सीरीज टैमी ब्यूमोंट इंग्लैंड की है। टीम ने स्कोर किया था सबसे ज़्यादा स्कोर, इतना खैर मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें। इंग्लैंड ने किया था सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ, सबसे कम किया वेस्ट इंडीज़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। अब तक जितने भी विश्व कप हुए 11 हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीती है, इंग्लैंड 4 बार और न्यूजीलैंड 1 बार, और कोई टीम जीती नहीं पाई उसको। 2 बार विश्व कप फाइनल में खेलने वाली कप्तान है मिताली राज, काफ़ी दिनों से है ये। टूर्नामेंट में बिना कोई रन दिए 4 विकेट लेने वाली महिला है खिलाड़ी। ये मतलब वैसे महिला खिलाड़ी भी है और ओवरऑल खिलाड़ी भी है ये। डैन वेर्न ये करके है ये। 12वां आईसीसी वर्ल्ड कप जो होगा न्यूजीलैंड में होगा 2021 में। मिशन फुटबॉल की शुरुआत की मेघालय में। एक तरह से मेघालय में फुटबॉल के लिए लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, कई सारे क्लब अब भी चलते हैं वहाँ मेघालय में, और नॉर्थ ईस्ट में ही इवन पूरा। तो मेघालय ने किया है कि ताकि हम भी इस लेवल पे पहुँच सकें, हमारी फुटबॉल टीम भी फुटबॉल वर्ल्ड कप तक क्वालीफाई कर सके कभी ज़िंदगी में, अगर ऐसा वक्त आ जाए। नेक्स्ट है इसमें विशेष रघुवंशी करके हैं, वाराणसी के हैं ये, इंडिया के यूपी के हैं ये, और इनको ऑस्ट्रेलियाई NBA लीग में शामिल कर दिया गया है। 1 साल का इनको एग्रीमेंट हुआ है। नेशनल बास्केट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, ऑस्ट्रेलियाई में किया गया है। उत्तर प्रदेश के हैं ये, और ये नेशनल कैप्टन भी रह चुके हैं इंडिया के, ये आप याद रख सकते हैं। फिर DLTA का मार्गदर्शक किसको किया गया है? सोमदेव देवबर्मन को, दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन का। नेक्स्ट है इसमें 2021 की, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया 2018 की वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेगा, और 2021 की मेन को
होस्ट करेगा। तो इंडिया देखिए, वुमेन की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी इंडिया में 2018 में, और मेल जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी इंडिया में 2021 में। दोनों चीज़ याद रख लीजिए, रट डालिए इसको। 5 साल बाद WTA टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा भारत, मुंबई में होगा ये, और इसकी मेजबानी करेगा महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघ। ICC की महिला विश्व कप की जो इस साल की 2017 की घोषित हुई, इसमें मिताली राज है, इनको कप्तान नियुक्त किया गया है। भारत के 3 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है इसमें देखिए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वीरेंद्र सहवाग जो कि इंडियन क्रिकेटर है, और प्लस जो एथलीट है PT उषा, ये लोग इस बार जो भी खेल रत्न पुरस्कार होगा उनके लिए जो कमेटी बनाई गई उसमें शामिल किया गया वीरेंद्र सहवाग को और PT उषा को। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को द्रोणाचार्य जो ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य दिया जाएगा, उनको कौन चूज करेगा? पुलेला गोपीचंद। और जो अर्जुन अवार्ड समिति के अध्यक्ष होंगे वो CK ठक्कर होंगे। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब वीरेंद्र सहवाग और PT उषा मिलकर चुनेंगे खेल रत्न पुरस्कार के विजेताओं को, और प्लस ये P गोपीचंद चुनेंगे ध्यानचंद अवार्ड व द्रोणाचार्य अवार्ड के विजेताओं को, और अर्जुन अवार्ड समिति के अध्यक्ष होंगे CK ठक्कर। ATP विश्व का जो टूर्नामेंट होता है, विश्व टूर, चेन्नई में, इंडिया में एक ही होता है चेन्नई में, उसका नाम बदल के रख दिया गया है महाराष्ट्र ओपन। ये चेन्नई ओपन होता था, अब हो गया है महाराष्ट्र ओपन, पुणे में होगा ये। नेक्स्ट है इंडिया में, देखिए इंडिया की तरफ से जो पहला पर्सनल मेडल किसने जीता था वो थे केशव जाधव, और ये इन्होंने जीता था बॉक्सिंग में जीता था, ये हेलिंस्की ओलंपिक में जीता था। लेकिन इनके नाम पे सरकार कई दिनों से कह रही है कि बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट खोलेगी, लेकिन सरकार ने नहीं कुछ किया, तो इसीलिए जो इनकी फैमिली वाले हैं वो इनका मेडल बोल रहे थे कि ऑक्शन करेंगे, क्योंकि सरकार अपना वादा नहीं कर रही है, एक तरह से गवर्नमेंट को शेम करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें इंडियन सुपर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं अनस इदा थोडिका, जमशेदपुर FC के हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है इसमें 6th ये जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम हुआ है नसायू में होना है, ये हुआ है, ये इंडिया का 7th प्लेस है, इंग्लैंड टॉप पे है, और इंडिया ने जीते हैं 4 गोल्ड 1 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। इतना याद रख लीजिए। 6th जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम हुआ था कहाँ पे हुआ? नसायू में। इंडिया का प्लेस 7वां, इंग्लैंड नंबर 1 पे था। नेक्स्ट है इसमें एशिया फुटबॉल परिसंघ जो है, एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की टूर्नामेंट समिति ने इंडियन सुपर लीग को फेडरेशन कप का स्थान लेने की मंजूरी दी है। मतलब इसका ये है कि अब जो चैंपियंस होंगे 4th इंडियन सुपर लीग के, वो AFC कप क्वालिफायर में खेल सकते हैं 19 में सॉरी। 5th प्रो कबड्डी लीग होगी कब? 28 जुलाई से हो रही है। फाइनल खेला जाएगा चेन्नई में, 12 टीमें इस बार। उद्घाटन मैच होगा ये हो चुका है, मतलब हैदराबाद में। नेक्स्ट है इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, लॉर्ड डेविस, ये इंपॉर्टेंट है। 14 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर से हैं, इनके सचिव बनाए गए हैं संजय कोठारी। UK की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष ब्रेडा हले हैं, और उसके बाद अरुण जेटली की निजी संयुक्त, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब चीज़ें। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के जो 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले कौन थे? अजय कन्या, 45वें हो जाएंगे दीपक मिश्रा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और उसके बाद है ये डॉक्टर चिन्मय पांड्या को इनको जॉन टेपल्टन पुरस्कार जांच समिति का पहला भारतीय जज होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मतलब कि देखिए आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल, अगर आप देखें स्पिरिचुअल के सबसे फेमस अवार्ड होते हैं ये जॉन टेपल्टन, और उसका इनको अध्यक्ष वो किया गया है, पहला भारतीय जज बनाया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, शामिल भी किया गया और पहला भारतीय जज भी है ये। फिर ये ओबिटोरी हुआ है प्रोफेसर यशपाल का, जो कि UGC के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट के वो थे। टर्निंग पॉइंट DD न्यूज़ में आता था, उससे रिलेटेड है, दूरदर्शन में आता था सॉरी। प्रोफेसर UR राव ये अंतरिक्ष के वैज्ञानिक थे, ISRO के पूर्व अध्यक्ष थे। तो ये आप देख सकते हैं एक बार। N धर्म सिंह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जॉन एडवर्ड अभिनेता। इंद्र कुमार बॉलीवुड अभिनेता। इसमें बस यही पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड थे, किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो प्रोफेसर यशपाल क्या थे? शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे। टर्निंग पॉइंट से रिलेटेड थे। UR राव किससे रिलेटेड थे? ISRO के थे ये। N धर्म सिंह थे ये मुख्यमंत्री। जॉन हर्ड ये अभिनेता थे। इंद्र कुमार बॉलीवुड से रिलेटेड थे। दिवस मनाया गया 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 18वीं वर्षगांठ जयंती थी 26 जुलाई 1999 को। इंडिया ने जो इंडिया की हाई चेक पोस्ट थी उनको वापस ले लिया था पाकिस्तान से।
और इसी डे को मनाते हैं हर साल कारगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री जो होते हैं इंडिया के, वो हर साल अमर जवान ज्योति पर जाके दिल्ली में इंडिया गेट में श्रद्धांजलि ये देते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, एलिमिनेट हेपेटाइटिस इसका नारा था। बुक आई है एक द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुई है। फिर लैरी प्रेसलर है, ये नेबर इन आर्म्स करके बुक है ये, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ऑटोबायोग्राफी आई है, द इनक्रेडिबल लाइफ ऑफ द ड्रामा किंग ऑफ इंडिया। ये पूछ सकते हैं कि ये किस अभिनेता से रिलेटेड है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से रिलेटेड है। यूपी स्पेशल लास्ट में देखिए तो निर्भया जो योजना आई हुई थी, निर्भया कांड के बाद निर्भया जो योजना में 1000 करोड़ का फंड था, उसको यूज़ करके यूपी गवर्नमेंट ने पिंक बसेस चलाई है, और इसमें 50 बसेस चलाई हैं। ये ऑल वुमेन बस होगी, इसमें वुमेन को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, वुमेन ड्राइवर बनेगी, वुमेन टिकट ये जो कंडक्टर भी बनेगी, सब कुछ बनेगी वुमेन इसमें, और वुमेन ही चलेगी इसमें। तो ये ऑल वुमेन करके बसेस चलाई गई हैं, पिंक बसेस। फिर सीएम योगी जी ने रियल इस्टेट के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की, रेरा, और 1 अगस्त 2017 से प्रभावी होगा। मेन चीज़ है कि सभी के जो जैसे जो कंज्यूमर होता है, जो बिल्डर होता है, उन सभी के हित के लिए। फिर संपूर्ण समाधान दिवस, ये महीने में जो तहसील दिवस है उसको चेंज करके तहसील समाधान दिवस किया, और फिर अब संपूर्ण समाधान दिवस कर दिया है। जन सुनवाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये पब्लिक हियरिंग के लिए लोग आज की समस्याएं बता सकते हैं। किसान संपर्क अभियान चलाया उत्तर प्रदेश ने और दैनिक जागरण ने मिलके, और ये आप याद रखते हैं ये आयोजन ये प्रदेश के जितने भी मंडल मुख्यालय वहाँ पे होगा। सरकार ने, यूपी सरकार ने जो खेतिहर मजदूरों की ये पर डे की जो न्यूनतम मजदूरी है वो निर्धारित कर दी है, 175 रुपये पर डे कम से कम, यानी कि 4550 रुपये पर मंथ। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि यूपी ने अभी जो खेतिहर मजदूरों की एक दिन की प्रतिदिन की जो मजदूरी कितनी दर्ज की, 175 रुपये। अब देखिए यूपी पीसीएस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम है 24 सितंबर को, उसके लिए यूपी करंट अफेयर्स में बना रहा हूँ, वो अभी आपको मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। और उसमें ये है कि इंग्लिश का ये होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी लोगों ने बोला है मुझसे, और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, तो आप इसको देखते रहिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए जो वीकली समरी होती है उसमें 2-3 दिन टाइम लगता है, क्योंकि मुझे राजकुमार जी की न्यूज़ के बाद खुद भी चेक करनी पड़ती है, तो आप लोग इसको देख लिया करिए, क्योंकि इसमें मैं कई सारे फैक्ट एडिशनल बताता हूँ पूरी रिसर्च करके, और जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए। अगर आप लोग का व्यू नहीं मिलेगा तो ये सीरीज़ मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मुझे पूरा 1 दिन लग जाता है, इसको 1 से 1.5 दिन लगता है इसकी सब पूरे रिसर्च करने में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।